खिड़की से नैना की मासूम आंखें प्रकृति के इस नज़ारे को देख रही थी और ठीक उसके पीछे आदित्य नैना, लगातार नैना, नैना नैना चिल्ला रहा था। नैना, नैना। नैना अपने ख्यालों में खोई हुई थी। आदित्य गुस्से में नैना की तरफ जाता है और उसे तेजी से नैना, पुकारता है, जिससे नैना अपने ख्यालों से बाहर आती है। क्या हुआ आदित्य? पिछले 15 मिनट से तुम्हारा नाम चिल्ला रहा हूँ, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कहीं नहीं। वो बस मैं ऊटी जाना जरूरी है क्या? बाहर का मौसम इतना खराब है। कभी और चलते हैं ना? आज रात की ही तो बात है डार्लिंग। कल का मौसम पूरा साफ है, गूगल पर देख लिया है मैंने। इट्स ऑल सनी टुमारो। हम्म। तुम सो जाओ अब। गुड नाइट। सुबह होने के साथ साथ बादल छट जाते हैं और बारिश भी रुक जाती है। नैना धीरे धीरे आंखें खोलती है। सब कुछ आम सा लग रहा था। जैसे ही नैना बिस्तर से उठती है और 2-3 कदम आगे बढ़ती है, अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। आदित्य बिस्तर से उठता है और देखता है कि नैना जमीन पर बेहोश पड़ी है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है। नैना की सांसें तेज चल रही हैं, पर वो बेहोश है। आदित्य नैना को उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है। क्या हुआ था नैना? अब पता नहीं आदित्य, अचानक सिर में तेज दर्द होने लगा, फिर चक्कर आने लगे। आई थिंक वी शुड कैंसिल आवर ट्रिप। नहीं आदित्य, ऐसा कुछ नहीं है। शायद कल रात ठीक से नींद नहीं आई। थोड़ा आराम करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। आर यू श्योर? हाँ, वैसे भी सारी तैयारी हो चुकी है। तुम्हें भी तो काम से मुश्किल से छुट्टी मिलती है। बैग्स पैक्ड हैं, बस नाश्ता करके निकलते हैं। ओके, लेकिन अगर तुम्हारी तबीयत जरा भी खराब लगी तो हम तुरंत वापस लौट आएंगे। नैना हल्की सी मुस्कुराई। डील। अब कैसी तबीयत है? पहले से बेहतर है। देखा, मैं कह रहा था ना कि थोड़ा आराम करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। नैना हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आदित्य घबराई हुई नैनो की तरफ देखता है। नैना का शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें असामान्य रूप से तेज हो गई। वो लगातार सामने देख रही थी, जैसे किसी को देख रही हो। उसकी आवाज बदलने लगी थी। ये देखकर आदित्य ने गाड़ी पहाड़ी के रास्ते के बीच में ही रोक दी। नैना, नैना, तुम ठीक तो हो ना? बारिश तेज हो गई थी। गाड़ी पर बूंदें कुछ यूं पड़ रही थी जैसे पत्थर गिर रहे हों। नैना अभी भी कांप ही रही थी। उसकी आंखें लाल थी। आदित्य जैसे ही उसे छूने के लिए आगे बढ़ता है, नैना अचानक आदित्य की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी डरावनी थी, मानो नैना के शरीर में कोई और हो। आदित्य डर जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। नैना, तुम्हारी आंखें, होश में आओ नैना। आदित्य को इतना डरा हुआ देखकर नैना को होश आ जाता है। उसकी आंखें सामान्य हो जाती हैं। पसीना सूखने लगता है और कमजोरी के कारण वो बेहोश होने लगती है। वो 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 फिर से। तुम आराम करो नैना, मैं तुम्हें जगा दूंगा। मेरी आंखें जल रही हैं। पहुंच के डॉक्टर के पास चलेंगे। तुम सो जाओ, आराम करो। नैना आंखें बंद करके सो जाती है। आदित्य गाड़ी स्टार्ट करता है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि वहां क्या होने वाला था। नैना और आदित्य गाड़ी से उतरते हैं और सामान निकालने लगते हैं। तभी नैना को अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। वो धीरे से पीछे मुड़ती है। आखिर आ ही गए तुम लोग। थक गई होगी तुम। चलो खाना तैयार है, फ्रेश हो जाओ,
फिर खूब सारी बातें करनी है मुझे। भाई, इस बार कम से कम 1 हफ्ता तो रुकना। हर बार 2 दिन में भाग जाते हो। अगर तेरी बनाई हुई ट्रैकिंग लिस्ट देख ली ना तो कल ही भाग जाएंगे। अरे नहीं, इसे जब से पता चला है कि तुम दोनों आने वाले हो तभी से ये तुम्हारे आने की तैयारी में लग गया है। अरे यार, सच में इसने गेस्ट रूम कम से कम 5 बार साफ करवाया होगा तुम्हारे आने की खुशी में। अच्छा, इतनी याद आ रही थी हमारी? हाँ यार, जब से तुम लोग गए हो ना तब से यहाँ हमारा अकेले मन ही नहीं लगता। अब तुम लोग आ गए हो तो बहुत मस्ती करेंगे। वैसे तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? नहीं भाई, ऊटी आने में क्या दिक्कत होगी, ये तो हमारे लिए दूसरे घर जैसा है। पर नैना, अब अंदर चल के बात करते हैं। क्या लगता है तुझे, उस रात की बातें उसे याद आने लगी हैं? पता नहीं यार, लेकिन आज रास्ते भर उसका बर्ताव अजीब था। अगर उसे सब याद आ गया तो ऐसा नहीं होगा। आदित्य, करण और प्रिया भागकर बाथरूम की तरफ जाते हैं। नैना डरी हुई खड़ी थी। क्या हुआ नैना, तुम ठीक तो हो ना? वो वहाँ मैंने किसी को देखा। किसे देखा? पता नहीं, लेकिन वो मुझे देख रहा था। घर में हमारे अलावा कोई नहीं है। नहीं नहीं, कोई था वहाँ। नैना का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो लगातार बाथरूम की तरफ देख रही थी, जैसे वहां अभी भी कोई मौजूद हो। बिजली चमकती है। एक पल के लिए नैना की आंखें लाल दिखाई देती हैं। तभी अचानक बिजली गुल हो जाती है और पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। कुछ पल बाद जब सबकी नजर फिर नैना की तरफ गई तो वहां वो नहीं थी। नैना? नैना कहाँ गई? अचानक बाहर से मिट्टी खोदने की आवाजें आने लगती हैं। कुछ सुनाई दिया तुम लोगों को? तीनों घबराकर घर के पीछे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तेज बिजली कड़क रही थी और बारिश हो रही थी। आदित्य, करण और प्रिया नैना को बुला रहे थे, पर नैना पेड़ के आसपास मिट्टी खोदे जा रही थी। उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो नैना के पास जाएं। वो पुकार ही रहे थे कि नैना अचानक रुक गई और वापस उनकी ओर आने लगी। उसकी गर्दन हल्के हल्के झटकों से एक तरफ मुड़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को नियंत्रित कर रही है। जैसे ही वो करीब आई, उसकी चाल तेज हो गई। अचानक बिजली कड़की और नैना उनकी नजरों से ओझल हो गई। आदित्य को एक जानी पहचानी आवाज सुनी और तीनों उस तरफ बढ़े। करण, आदित्य और प्रिया लिविंग रूम में पहुंचते हैं। नैना हाथ में विस्की का गिलास पकड़े सोफे पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके बैठने का अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। आओ दोस्तों, आखिर तुम आ ही गए। स्वागत तो करो मेरा। सब कुछ तो छीन लिया मुझसे, मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया, उस पेड़ के नीचे अधमरा काट दिया। याद है ना वो रात तुम सबको? नहीं, ये नहीं हो सकता। करण और प्रिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हाँ, राघव वापस आ गया। मैं नहीं करूंगा साइन, ये मेरे बाबा की आखिरी निशानी है। देख भाई, इस घर की इससे अच्छी कीमत और कोई नहीं देगा। इसमें हम सबका फायदा है। तू समझ क्यों नहीं रहा? तुझे पता है ना आदित्य, नैना मेरी दुनिया थी। बचपन से उसके साथ घर बसाने के सपने देखे थे मैंने, लेकिन उसने तुझे चुना। उसके फैसले का सम्मान किया मैंने, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बाबा की आखिरी निशानी भी खो दूं। तुझे नैना से प्यार है ना? मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। नैना की शादी मैं तुझसे करवाऊंगा। राघव पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन करण ने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़े हुए थे। जल्दी करो प्रिया, कोई आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा।
जिंदा था मैं, बेरहमी से मार डाला मुझे तुम तीनों ने। 5 साल तक अंधेरे में दफन रहा मैं, और जिस इंसान को सबसे ज्यादा प्यार किया आज उसी के शरीर में लौट आया। शायद किस्मत भी यही चाहती थी कि तुम सब मेरा दर्द महसूस करो। नैना से शादी करने वाला था ना तू मेरी? देख, आज नैना मेरी है, और प्रिया तू तो ठीक से जान भी नहीं ले पाई। देखो एक बार खुद को, तुम सब डरे सहमे हुए। 5 साल तक मिट्टी के नीचे तड़पती रही राघव की आत्मा अब पहले जैसी नहीं रही। प्रिया भागने की कोशिश करती है। भाग कर रही है प्रिया? याद है उस रात सबसे पहले तकिया किसने मेरे चेहरे पे रखा था? नहीं, मैं नहीं चाहती थी ऐसा करना। मुझसे गलती हो गई राघव, मुझे माफ कर दो। गलती? 5 साल तक मिट्टी के नीचे तड़पना गलती थी? प्लीज प्लीज। मैंने भी उस रात यही कहा था। राघव प्रिया को जोर से दीवार की ओर फेंक देता है। प्रिया दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ती है। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। करण घबराकर उसकी ओर दौड़ता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। प्रिया, प्रिया! हमें उसे नहीं मारना चाहिए था। प्रिया दर्द से करहाते हुए करण की बाहों में बेहोश हो जाती है। प्रिया, नहीं! करण दर्द से चीख उठता है। तभी राघव अपनी शक्ति से उसे भी दूर फेंक देता है। आदित्य डरा हुआ खड़ा रहता है। तभी नैना उसके पास आती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगती है। मुझे बचा लो आदित्य, बहुत जल रहा है मेरा शरीर। आदित्य, बचा लो अपनी नैना को। तू अभी भी जिंदा है। प्रिया, नहीं! उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन अब उनमें कोई हरकत नहीं थी। करण भागकर प्रिया के पास पहुंचता है। वो उसे उठाने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर उस पेड़ पर पड़ती है जिसके नीचे राघव को दफनाया गया था। करण समझ चुका था कि अगर राघव को नहीं रोका गया तो आज कोई नहीं बचेगा। वो आखिरी कोशिश करने का फैसला करता है और भागकर घर से बाहर निकल जाता है। जहां बाहर करण राघव की लाश को निकालने की कोशिश कर रहा था, वहीं अंदर आदित्य सदमे में प्रिया की लाश के पास बैठा था और नैना को बचाने का कोई रास्ता खोज रहा था। करण को राघव की लाश मिलते ही वो उसे जलाने की सोचता है। जैसे वो उस पर मिट्टी का तेल छिड़कने के लिए कनस्तर का ढक्कन खोलता है, उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। नैना उसके पीछे खड़ी थी। उसने करण को एक झटके में दूर फेंक दिया, जिससे केरोसिन का कनस्तर गिर गया और तेल राघव की कब्र पर फैल गया। इधर अंदर आदित्य प्रिया की लाश के पास बैठा था। तभी उसे अचानक करण के तड़पने की आवाज सुनाई देती है। आदित्य भागकर बाहर आता है तो देखता है कि करण जमीन पर बेदम पड़ा है। उसे राघव की कब्र से केरोसिन की तेज महक आती है। वो चुपके से अपनी जेब से लाइटर निकालता है और धीरे धीरे नैना की ओर बढ़ता है। जैसे ही नैना का ध्यान आदित्य पर जाता है, वो कब्र पर लाइटर फेंक देता है। कुछ ही क्षणों में कब्र आग की लपटों से घिर जाती है। उसी पल नैना का शरीर भी चलने लगता है। वो दर्द से चीखने लगती है। तभी एक काला साया उसके शरीर से निकलता है और आसमान की ओर चला जाता है। जैसे राघव की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। राघव की आत्मा के निकलते ही आग की लपटें नैना से अलग हो जाती हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। आदित्य तुरंत उसकी ओर दौड़ता है। नैना, नैना, आंखें खोलो। धीरे धीरे नैना की आंखें भी खुलती हैं। आदित्य, क्या हुआ? आदित्य समझ जाता है कि राघव की आत्मा जा चुकी है। तभी उसकी नजर घर की ओर जाती है। कुछ दूरी पर करण जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें भी टूट रही थी। लगता है इस बार
सच में सब खत्म हो गया। आदित्य उसकी ओर दौड़ता है। नहीं भाई, कुछ नहीं होगा। हमने जो किया था उसकी सजा मिलनी ही थी। करण आखिरी सांस लेता है। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर उस रात मैंने वो फैसला ना लिया होता तो आज करण, प्रिया, कोई भी इस हाल में ना होता। हमने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप किया था और आज सब कुछ खो दिया। आदित्य, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया नैना, सब कुछ। आदित्य और नैना खामोश खड़े चलते हुए घर को देखते रहते हैं। जब सब शांत हो जाता है, नैना की नजर उस पेड़ पर जाती है। उस पेड़ के पास राघव दिखाई देता है। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, वो बस हल्का सा मुस्कुराता है। धीरे धीरे धुंध में गायब हो जाता है। कुछ पाप इंसान से उसका सब कुछ छीन लेते हैं और कुछ आत्माएं बदला नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहती हैं। कहते हैं उस पेड़ के नीचे आज भी एक अधूरी कब्र मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।